Alright. So, hello everyone, I welcome you all. My name is Yash and एप्टे ग्रिड में आपका बेहद-बेहद स्वागत है। पिछले 1 वीक से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था बिकॉज़ मेरी तबीयत काफ़ी खराब थी एंड आई वाज़ आल्सो ट्रैवलिंग। But here we are. I've prepared a very fresh batch of reading comprehensions. I got a few comments asking कि सर हम लोग philosophical RCs करते हैं जो कि एओन बेस्ड है। तो आज मैंने वही पिक डाउन करके वो आरसीज बनाई हैं और वो आज हम यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है? So without further ado, let's jump right into it and solve. Okay? So I'm just गिविंग यू द पूरा आरसी आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको पढ़िए एंड देन पॉज द वीडियो टिल देन व्हाइल यू आर रीडिंग पढ़ने के बाद यू कम बैक एंड वॉच द एक्सप्लेनेशन ऑलराइट तो पहली जो आरसी है इसका टॉपिक है फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंशियल रिस्क एंड इवोल्यूशनरी बॉटलनेक्स आइए देखते हैं तो शुरू होता है द फॉसल रिकॉर्ड सर्व्स एज अ स्टार्क टेस्टमेंट टू बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी 99% of all species that have ever existed are extinct. बहुत ही बढ़िया प्रेमाइस सेट करते हैं। ये कहता है कि जो फॉसिल रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक तरीके का बहुत ही क्लियर रिकॉर्ड होता है और एक तरीके की बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी को हमारी शो करता है। ये कहता है कि 99% जो थी हमारी जितनी भी आज तक की सारी स्पीशीज थी, जितनी भी अर्थ पे स्पीशीज थी, उसकी जो 99% ऑफ द जो स्पीशीज थी, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। आइए आगे देखते हैं क्या कहता है। While historical macro extinctions have been predominantly catalyzed by exogenous natural cataclysms such as cosmic impacts or supervolcanic surges, existential risk philosophers argue that modern civilization has entered a fundamentally unprecedented epoch. बहुत ही बढ़िया चीज ये कहता है कि जब भी हम फॉसिल के रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो हमें एक बात हमारे अंदर की एक वल्नरेबिलिटी हमारी सोसाइटी की, हमारे स्पीशीज की, हमारे पूरे अर्थ की एक बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी समझ में आती है। ये कहता है कि जितनी भी स्पीशीज आज तक पृथ्वी पे एग्जिस्ट की है, उसका 99% आज तक अ, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब जब भी हम इस एक्सटिंक्शन का रीज़न देखते हैं, हम ये समझने का ट्राई करते हैं कि एक्सिस्टेंस मतलब अगर ये एक्सटेंशन हुआ है तो क्यों हुआ है? तो उसके रीज़न्स जो होते हैं, वो एक्चुअली में एक्सोजीनस होते हैं मतलब कि अब किसी भी प्रकार के बाहरी और नेचुरल कैटेक्लिज़म्स होते हैं। जैसे कि डायनासोर्स जो थे वो किस वजह से खत्म हुए? एक मीटियोर आया, एक वो वहाँ पे क्या कहते हैं मेक्सिको के पास वहाँ पे वो टकराया जिसकी वजह से वो खत्म हो गए। या फिर एक बहुत ही बड़ा सुपर वोल्केनो जो है वो फट गया जिसकी वजह से दिक्कतें हो गई। पर आज के समय में जो सारी चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं। जो अभी के फिलोसोफर्स हैं दे आर्ग्यू दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज़ एंटर्ड अ फंडामेंटली अनप्रेसिडेंटेड इपॉक। कहता है कि एक नए तरीके की इपॉक में हो रहा है, नया उत्सर्जन हो रहा है। In this new paradigm, the primary threats to the continuity of intelligent life do not originate from indifferent cosmos, but from the deliberate and unforeseen trajectories of anthropic technological innovation. ये एक बहुत ही बढ़िया चीज कहता है। ये कहता है कि जिस हिसाब से हमारी जो स्पीशीज है, जो ह्यूमन स्पीशीज है, वो जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, जिस ट्रैजेक्टरी पे वो चल रही है, हमारा जो एक्जिस्टेंशियल रिस्क है, कहीं न कहीं उसमें ही छुपा हुआ है। मतलब कि एक तरीके से देखिए जिस हिसाब से जो हम टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ नई-नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं हमारा जो एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो उसी में तो नहीं छुपा हुआ है। ये एक तरीके से देखा जाए तो किसकी तरफ बोल रहा है, ये आगे भी आएगा। ये एआई की तरफ बोल रहा है कि जिस तरीके से हम एआई पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हमारा सर्वनाश भी एआई कर सकता है। यहाँ पे एंथ्रोपिक का मतलब होता है द टेक्नोलॉजीज और थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस एंथ्रोपिक
Now, unlike natural hazards for which planet has historical precedents and humanity possess potential mitigation mechanisms, anthropogenic risk introduce entirely novel variables into the terrestrial ecology, lacking both geological case studies and human tracks of survival. ये कहता है कि जिस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि जो नेचुरल हैज़ार्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी तरह के प्रकार का वोल्केनो का इरप्शन हो जाता है, तो हमें पता है कि उस उससे किस हद तक हमको बचना है। या फिर मान लेते हैं कि कोई एक कॉमेट या फिर मीटियोर आके टकराने वाला है, तो हमें पता है कि उस चीज़ को कैसे डॉज करना है या फिर कुछ हद तक हमको बचना है। क्योंकि हमारे पास उसका हिस्टोरिकल जो डेटा है, वो एम्पल अमाउंट में पड़ा हुआ है। हम बहुत सारे क्रेटर्स को स्टडी कर सकते हैं। हम बहुत सारे क्या कहते हैं वोल्केनोस को स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमें ये सब सारी चीज़ें पता चल सकती है। पर जो एंथ्रोपोजेनिक रिस्क हैं, जो ये नए-नए आ रहे हैं, मतलब कि जो ह्यूमन मेड जो रिस्क हैं, ये एकदम नया वेरिएबल लेके आ रहे हैं हमारे पूरे इस ट्रैजेक्टरी में। जिसका अभी तक कोई भी ना जियोलॉजिकल केस स्टडीज़ हमारे पास पूरी तरीके से पड़ी हुई हैं, ना ही उसका कुछ भी प्रकार का सर्वाइवल का रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है कि अच्छा ठीक है, ये वाला जो एआई हमने बनाया था, ये आउट ऑफ हैंड हो गया था, तो ह्यूमैनिटी इस चीज़ से इस प्रकार बची थी। हमारे पर इस चीज़ का किसी भी प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार की केस स्टडीज़ नहीं। तो ये हमको बेसिकली एक तरीके से वार्न कर रहा है। ठीक है? ये वार्न कर रहा है कि दिस इज़ अ वेरी न्यू काइंड ऑफ अ नोवेल काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर फेसिंग अ न्यू एरा दैट वी आर एंटरिंग। Among these emerging technocratic hazards, the development of artificial general intelligence (AGI) represents perhaps the most transformative and deceptively hazardous frontier. The existential danger of AGI is frequently obscured by anthropomorphic bias. कहता है कि इन सब सारी चीज़ों में जो इमर्जिंग जो टेक्नोक्रेटिक हैज़ार्ड्स हैं जो कि एंथ्रोपिक हैं इन नेचर, इसमें सबसे बड़ा जो एक डेवलपमेंट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बेसिकली एआई का। अब जो एक्जिस्टेंशियल डेंजर है एजीआई का इज़ फ्रीक्वेंटली ऑब्सक्यूर्ड बाय एंथ्रोमॉर्फिक बायस। अब आइए समझते हैं कि एंथ्रोमॉर्फिक बायस क्या होता है? बायस का मतलब होता है किसी भी प्रकार का आप प्रेजुडिस रखना अपने। तो आइए देखते हैं एंथ्रोमॉर्फिक बायस किस तरीके का है। The fallacious tendency to project human psychological architecture such as empathy, malice or social compliance into synthetic mind. ये कहता है कि एंथ्रोमॉर्फिक बायस जो होता है हमारे अंदर कि जैसे कि हमारे अंदर एम्पैथी होती है, कैन बी गुड, कैन बी मैलिस होती है, मतलब कि चालाकी होती है, कुछ कैन बी गुड, कैन बी बैड। सोशल कंप्लायंस की हम सोशली किस तरीके से होते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग हूँ, बट कुछ लोग होते हैं जो सोशली उतना ज़्यादा एक्सेप्टिंग नहीं होते, दे आर ऑलवेज़ टेंडिंग टुवर्ड्स दिस सोशल कल्चर ये सब सारी चीज़ें। अब एआई इन सब चीज़ों को समझने में पूरे तरीके से अच्छा नहीं है, अभी वो बहुत ही इट्स इन अ वेरी बिगिनिंग स्टेज राइट नाउ। Now, if we try to train एआई और उसके सिंथेटिक माइंड्स में ये सब सारी चीजें जब हम फीड करेंगे, सो ऑब्वियसली एआई इज गोइंग टू बी एन रेप्लिकेशन और कह सकते हैं एक परछाई हमारी बन के आ जाए। It says, in reality, a super intelligence is better conceptualized as a primordial force of nature. मतलब कहता है कि अगर हम रियलिटी में देखें, तो जो सुपर इंटेलिजेंस जो होती है मतलब बेसिकली जो एआई होता है, अगर उसको हम समझे तो वो नेचर की फ़ोर्स की तरह जो प्राइमोर्डियल फ़ोर्स ऑफ नेचर होती है, जैसे कि किसी तरीके के आप समझ लीजिए इट इज़ थिंक ऑफ इट लाइक हरिकेन और अ नेचुरल हैज़ार्ड दैट कम्स, कहीं पे बादल फट गया और समथिंग लाइक दैट, उसको कह रहा है। इट सेज कि इट इज़ वेरी मैथमेटिकली पोटेंट, मतलब कि इट इज़ वेरी मैथमेटिकली ड्रिवन। If 1 plus 1 is 2, then 1 plus 1 is 2. It cannot determine that 1 plus 1 can be 3 or 1 plus 1 can be 1. Relentlessly
ऑप्टिमाइजिंग एंड एंटायरली इनडिफरेंट टू ह्यूमन वैल्यूज। अब इसको इस तरीके से समझिए कि ये बड़ा ही रिजिड होता है, कहना चाहूँ। ये ह्यूमन वैल्यूज पे होता है, अपने आप को हमेशा ऑप्टिमाइज करके रखना चाहता है। मतलब कि अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, तो अर्थक्वेक इसलिए नहीं आता है कि उस जगह पे कुछ गलत हो रहा था या फिर सही हो रहा था। अर्थक्वेक बस आता है क्योंकि इट इज़ मोर ऑफ अ नेचुरल प्राइमोर्डियल फोर्स। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी बायस कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर अर्थक्वेक छोड़ दिया या फिर वहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं पे भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है। इट इज़ अबव ऑल ऑफ दीज़। ये इसी तरीके से इसको ही एआई से कंपेयर करता है कि एआई भी उसी तरीके से ही है। इट इज़ वेरी मैथमेटिकली पोटेंट एज़ आई सेड। इट इज़ रिलेंटलेसली ऑप्टिमाइजिंग। अगर वो किसी चीज़ को, अगर जैसे उसको आप कोई भी एक प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो जितना आपने प्रॉम्प्ट कहा है, वो उतना ही वो करके देगा, ऑप्टिमाइज्ड वे, ठीक है? एंड ह्यूमन वैल्यूज़ उसको समझ में नहीं आती। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि 2 2 चोरियाँ, एक बड़े ही रिच इंसान ने बैंक से हज़ारों लाखों करोड़ रुपए चोरी कर लिए गरीबों के। और दूसरा ये हुआ कि एक किसी छोटे मतलब एक गरीब इंसान ने अपना उसको भूख लगी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने एक ब्रेड चुरा। चोरी दोनों ने की और एआई के अकॉर्डिंगली सज़ा दोनों को मिलनी चाहिए। बट अगर हम इसमें ह्यूमन वैल्यूज़ कर दें तो एक को हम लेट गो कर सकते हैं कि नहीं चलो ठीक है, ही हैड दैट नीड, और दूसरे को हम लेट गो नहीं करेंगे। और एआई इन्हीं ह्यूमन वैल्यूज़ में लैक करता है। उसके लिए दोनों चोरी इज़ टोटली इक्वल। Now, the foundational predicament of machine intelligence is the alignment problem, wherein the robust realization of almost any arbitrary nor human motivation becomes structurally incompatible with human survival. If an agent is tasked with seemingly benign macro engineering objective, its instrumental convergence leads to view it as a material composition of the earth and the human civilization occupying it, merely as resources to be reallocated towards its ऑप्टिमाइजेशन मैट्रिसेस। बड़ा ही घुमा फिरा के एक सिंपल सी बात करता है कि अगेन एआई जो है, जैसे मैंने बोला कि एआई के अंदर ह्यूमन वैल्यूज नहीं होता है, तो इसीलिए एआई के अंदर एक अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कि अगर जैसे इसको इसमें एग्जांपल से बताता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एआई को एक एआई एजेंट को या फिर एक एआई मशीनरी को एक टास्क दे दिया कि ऐसा है आपको हमारे पास बहुत ज्यादा ये दिक्कत हो रही है एनर्जी की। आप अब आपका काम ये है कि आपको सोलर पैनल्स बनाना है जिससे कि हम ग्रीन एनर्जी बना सकें। अब ये क्या कह रहा है कि it leads to view the material composition of the earth and the human civilization occupying merely as resources to be reallocated towards its optimization matrices। मतलब कि अब सोलर पैनल बनाने के लिए कार्बन्स और ये सब सारी चीजें ऐसे मटेरियल्स की जरूरत है। अब अगर हम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि नहीं यार, ह्यूमंस में भी कार्बन होते हैं एंड किसी एक मटेरियल में भी कार्बन होते हैं, तो हम नॉन लिविंग मटेरियल को कहेंगे। बट एआई इज एवर ऑप्टिमाइजिंग। उसका मतलब अल्टीमेट टास्क यहाँ पे ये होगा कि नहीं, मुझे ऑप्टिमाइज करके सोलर पैनल का डिप्लॉयमेंट करना है एट एनी कॉस्ट। जिसके लिए अगर ह्यूमंस को भी मैं देखूं तो वो भी कार्बन के एटम से बने हुए हैं, सो आई कैन डेफिनेटली use them as resources and I can reallocate them in the production of solar panels, which again poses a threat to the like survival of the human beings। अभी एआई बड़ा ही डेवलपमेंट स्टेज में है, ये कहना चाह रहा है। Now, this divergence between human expectation and algorithmic execution becomes dangerously pronounced even in restricted configurations such as an Oracle AI, a system theoretically isolated from the physical world and limited to answering complex engineering queries। ये कहता है ये जो डाइवर्जेंस है ना ह्यूमन एक्सपेक्टेशन से, जो चलो हमें करते हैं कि चलो ये तो एआई था, ये पूरे तरीके से इंटरनेट पे और ये सब सारी चीज़ें, मतलब इसके हैंड्स बहुत आगे-आगे तक निकले हुए थे। बट ये ऐसा नहीं है कि ये इसमें ही है। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता है ओरेकल एआई का। ओरेकल एआई का मतलब हो गया कि एक एआई है, बहुत सुपर इंटेलिजेंट एआई है, ठीक है? उसको साइंटिस्ट ने ट्रैप करके रखा है एक सैंडबॉक्स में। सैंडबॉक्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया
अगर मैं बोलूँ, सैंडबॉक्स का मतलब हो गया कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा है, मतलब उसको किसी प्रकार के इंटरनेट का एक्सेस नहीं, it doesn't have any hands or any connections from the outside world. Its whole and sole purpose is कि one person is going to type in the query, वो उसको एनालाइज करेगा और उसको आंसर दे देगा कि चलो ठीक है, आपने ये पूछा कि अच्छा 2+2 कितना होता है, मैंने उससे पूछा, वो मुझे 4 बता देगा, बस उसका इतना ही काम है। वो बाहर के इंटरनेट या फिर किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। बट ये भी एक तरीके का थ्रेड प्रोसेस करता है, ये आगे बताता है। Now, if such a system operates on a reinforcement learning paradigm designed to maximize a specific reward matrix, its superior cognitive architecture will inevitably identify subversion as the most efficient path to optimization. अब एआई जो होता है वो यूजुअली रीइंफोर्समेंट आर्किटेक्चर पे करता है कि मतलब हम उसको देखते हैं कि मान लो कि 10 तरीके के वीडियोस दिखाए, उसमें कुछ-कुछ बहुत ही बेकार टाइप की वीडियोस होती है, तो हम उसको रीइंफोर्स करते हैं कि नहीं देखो, एआई ये वाली वीडियोस बहुत ही खराब है। इनको आपको किसी भी तरीके से पुश नहीं करता है, तो एआई इस तरीके से लर्न करता है। अब अगर एआई यूजुअली इस पे कर रहा है, तो एआई हमको जो है इससे सीखेगा कि अच्छा, अगर मैं अपने ह्यूमन्स को ये चीज़ें दूँगा या फिर अगर वो उनमें उनसे इस तरीके से बात या व्यवहार रखूँगा, इस तरीके से मैं करूँगा, तो दे विल थिंक ऑफ मी एज़ अ फ्रेंड, बिकॉज़ इट हैज़ अ वेरी सुपर कॉग्निटिव आर्किटेक्चर, है ना? तो ये इस तरीके से हमको भी भुला सकता है। आगे क्या कहता है, इट माइट फीन compliance engineering an era of technological prosperity for humanity to secure trust and information inputs until it can surreptitiously deploy nanotechnological or structural mechanism to decisively capture its reward environment. ये कहता है कि इसको धीरे-धीरे ये समझ में आने लगता है कि अच्छा, ह्यूमन्स को अगर मैं इस तरीके के आंसर्स देता हूँ या फिर इस तरीके की चीज़ें देता हूँ, तो वो मुझसे खुश रहेंगे। तो वो क्या करता है कि वो अपनी सुपर कॉग्निटिव जो क्वालिटीज़ होती है, उससे धीरे-धीरे ह्यूमन्स को अपने वश में करने लगता है। कैसे? कि वो उनको इस टेक्नोलॉजी पे इतना अच्छा कर देता है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, दे कैप्चर द प्रॉस्पेरस अमाउंट्स ऑफ थिंग्स, कि मतलब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस करने में हेल्प कर देता है, डिफेंस एडवांस करने में कर देता है, बिजनेस को करने में कर देता है। तो धीरे-धीरे क्या होता है, एआई जो है आपका ट्रस्ट जीतने लगता है। इट इज़ एक्चुअली जस्ट वेटिंग, इट इज़ गिविंग यू रिवॉर्ड कि ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो मैं ये दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। वो आपका ट्रस्ट जीतता है। और जहाँ पे वो आपका ट्रस्ट जीतता है, धीरे-धीरे इट लर्न्स हाउ टू यू नो गो पास यू। या तो वो आपसे ही वो काम करवा लेगा या फिर वो धीरे-धीरे खुद ही सीख लेगा कि अच्छा, इस जगह पे ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं इससे इंटरनेट का एक्सेस कर सकता हूँ। नाउ वन्स इट गेन्स दैट एक्सेस, द गेम इज़ ओवर। द गेम इज़ टोटली ओवर। अब यहाँ से थोड़ा-सा चेंज करता है, ठीक है? This grim evolutionary bottleneck intersects profoundly with the Great Filter hypothesis, which seeks to explain the eerie cosmic silence known as the Fermi paradox. कहता है कि फर्मी पैराडॉक्स के बारे में बात करता है। तो ये एक एवोल्यूशनरी बॉटलनेक जो यहाँ पे है, ये फर्मी पैराडॉक्स से भी एक पैरेलल ड्रॉ करने के लिए करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रेट फिल्टर एंड द फर्मी पैराडॉक्स। The Fermi paradox is, if the universe is uniform and planet hosting stars are ubiquitous, the absence of observable macro engineering or interstellar civilization suggests an insurmountable barrier somewhere along the evolutionary trajectory from dead matter to cosmic transcendence. फर्मी पैराडॉक्स क्या होता है कि अगर जैसे मान के चलिए आप, हमारा जो यूनिवर्स है बहुत बड़ा है, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ें कम है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, बहुत ही अबंडेंस में हैं। जब इतने अबंडेंस में हैं, तो बट नेचुरल सी बात है कि वहाँ पे लाइफ फॉर्म्स भी बहुत सारे होने चाहिए। कि बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशंस होने चाहिए, जो हमको दिखें। बट इंस्टेड हमको क्या दिखता है? एक बहुत ही eerie साइलेंस दिखता है। देयर आर नो रेडियो सिग्नल्स, देयर आर नो
other anomalies that we see. There are no spacecrafts or anything as such. There is no form of communication or any form of life that we see in the uh, whole universe. What does that mean? Does that mean that we are the ones who are alone? We are the rare kind of thing that we that has happened in the space, or is it just a great filter कि एक लिमिट तक कोई सिविलाइजेशन कहते हैं एवोल्यूशन में आगे बढ़ती है और उसके बाद कुछ ना कुछ जो चीजें होती हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, या फिर एक लिमिट के पास्ट कोई भी जो सिविलाइजेशन है वो किसी भी तरीके से एवोल्यूशन उसका होता ही नहीं है। यही होता है ग्रेट फिल्टर और फर्मी पैराडॉक्स। ये कहता है इफ लाइफ इज हाइपर रेयर कॉस्मिक फ्लूक द फिल्टर लाइज फॉर्मली इन आवर पास्ट। ये कहता है कि अगर जो लाइफ फॉर्म है कि मतलब कि देखो केमिकल्स और एटम्स और ये कंपाउंड्स और ये सब सारी चीजें तो एबंडेंस है, पर एबंडेंस है ये अपने कॉस्मोस में। बट ये जो उसका एक ऐसा कॉम्पोजिशन जिससे कि एक लाइफ फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग आ जाए, ये अगर बहुत ही ज्यादा रेयर है पूरे कॉस्मोस में, तब तो हम उस ग्रेट फिल्टर के बहुत पास आ गए कि मतलब उस केमिकल से उन सारे क्या कहते हैं एलिमेंट से एक लाइफ फॉर्म का बनना अगर इतना मुश्किल होता है कि मैक्सिमम ऑफ द जो सिविलाइजेशन है उस फिल्टर को पार नहीं कर पाती हैं, और तो हम बहुत ही रेयर वाले में आते हैं कि हमने वो फिल्टर को पार कर लिया एंड वी आर हियर। अब हाउएवर कहता है और यहाँ पे चेंज कहता है इफ कॉम्प्लेक्स लाइफ अराइजेस यूबिक्विटसली, तबीयत खराब की वजह से मैं क्या बताऊं, यूबिक्विटसली अक्रॉस द यूनिवर्स द implication is profoundly ominous. The great filter must lie in our future. ये कहता है अब इसका उल्टा भी सोचिए, अगर इतने सारे प्लैनेट्स हैं और एक लिमिट तक मतलब हमारे लिमिट तक जो एवोल्यूशन है वो बहुत इजीली हो जाता है स्पेस में, तो जो फ़िल्टर है वो आगे हमारे लिए वेट कर रहा है। मतलब कि देयर विल कम अ मोमेंट अ टाइम इन आवर ड्यूरिंग आवर सिविलाइजेशन जहाँ पे वो फ़िल्टर लग जाएगा एंड वी कैन नॉट मूव पास्ट बियॉन्ड दैट, एंड देन ओनली वी कैन एक्सप्लेन फर्मी पैराडॉक्स। या तो हम उस फ़िल्टर के बहुत आगे आ चुके हैं या तो वो फ़िल्टर हमारे लिए आगे वेट कर रहा है। ठीक है? Now, it suggests that intelligence itself possesses an inherent self-annihilating property, a systematic technological trap that everyday advanced civilization inevitably triggers but fails to survive. ये कहता है कि इन सब सारी चीजों जो फर्मी पैराडॉक्स और इनके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस जो है वो खुद ही एक सेल्फ एनाइलेटिंग प्रॉपर्टी जो होती है पोजेस करती है, और एक टेक्नोलॉजिकल ट्रैप में हम फँसते हैं। जैसे कि मान लो अभी हम जो एजीआई की बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, कि वो उस लेवल तक डेवलप हो जाए कि वो एक तो उसके अंदर किसी भी तरीके के इमोशंस नहीं है। तो वो कार्बन उसको चाहिए तो वो कार्बन तुम्हारे कोयले में भी दिख रही है, कार्बन हमारे अंदर भी दिख, तो वो हमने खुद के लिए ट्रिगर किया ना, तो वो एक हॉलीवुड मूवी की तरह कर देता है कि मतलब हाँ, हम इतना हमने टेक्नोलॉजी कर दी कि हम उसी में फँस के रह गए। Now, under this utilitarian calculus, the reduction of existential risk emerges not merely as an academic exercise, but as the paramount moral imperative of our time, eclipsing contemporary humanitarian efforts. The call मतलब कहता है कि अगर हम यूटिलिटेरियन कैलकुलस से देखिए, यूटिलिटेरियन कैलकुलस का मतलब मैक्सिमाइजिंग द गुड डीड्स फॉर एवरीवन। मतलब जो इस समय पे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स और ये सब सारी चीज़ों में होता है कि हंगर खत्म करो, पॉवर्टी खत्म करो, एजुकेशन फॉर ऑल करो, हेल्थ केयर को बेटर करो, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देखें। तो ये तो चलो एक्जिस्टेंशियल रिस्क में होता है, बट हमारे लिए एक ग्रेटर एक्जिस्टेंशियल रिस्क ये होता है कि ये जो फ़िल्टर है हमारे लिए आगे वेट कर सकता है या फिर ये फ़िल्टर के वे पास्ट है, बट हमको किसी न किसी तरीके से बिगर पिक्चर को देखना है, कि हमको अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी अ, बचा के रखना है।
ठीक है? द कॉज़ैलिटीज़ ऑफ अ डेफिनिटिव एक्सटिंक्शन इवेंट encompasses not just the obliteration of the living generation but the permanent foreclosure of trillions of potential future life across the deep time of cosmos। ये कहता है कि ये सब सारी चीज़ों को अगर हम बात करें कि हमको एक्चुअली में बचाना किस चीज़ को है, तो ये जो बेसिक जो पॉलिटिकल और ये सब सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को तो आप ध्यान में रखो ही रखो, बट एक ग्रेटर गुड को, एक ग्रेटर पिक्चर को भी आप हमेशा देख के चलो कि किस तरीके से हमको ओवरऑल भी देखना है कि हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसको बचना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं बचेगा, तो इसकी वजह से जो ट्रिलियंस ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर लाइफ हो सकती थी, वो कभी भी नहीं होगी। और अगर हम इसको बचा ले जाते हैं, तो हम अपनी सिविलाइजेशन को और भी बेटर तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये तो था पैराग्राफ नंबर 1। अब पैराग्राफ नंबर 2 इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए, फिर उसके बाद वापस आइए एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, तो जो सेकंड आज का हमारा पैसेज है, द टॉपिक इज डिजिटल फोकलोर एंड द नेटवर्क सबकॉन्शियस। ठीक है? ये डिजिटल फोकलोर के बारे में बात करने वाला है। Now, in his 1927 essay Supernatural Horror in Literature, H.P. Lovecraft posited that a breathless and unexplainable dread of outer unknown force must be present to define true weird fiction। एचपी लवक्राफ्ट जो थे, उनका जो पूरा लिटरेचर था, वो इस बारे में था कि जो एक ऑमनियस जो एक बहुत ही बड़ा अननोन अनएक्सप्लेन्ड कॉस्मोस है, उसमें हम कितने छोटे हैं। और वो एक अनसर्टेनिटी लेके आता है कि यार हम एक लिमिट के बाहर अपने स्पेस में बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसकी वजह से वो जो एक ईरी सा एक वियर्ड फिक्शन हमारे अंदर होता है, और एचपी लवक्राफ्ट इसी के बारे में बात करते हैं। ही आर्ग्यूड फॉर अ सीरियस 14 years delivery of that most terrible conception of the human brain, a malign suspension of defeat of those fixed laws of nature which serves as our only safeguard against the assaults of chaos। अब बात यहाँ पे ये होती है, ये कहता है कि ये सब सारी चीजें होती हैं, इन जो लिखा जाना चाहिए, अगर ये कॉस्मोस के अकॉर्डिंग टू एचपी लवक्राफ्ट, बड़े ही सीरियस टोन में लिखना चाहिए। क्योंकि देखो, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो पूरा सिमेट्री और प्रेडिक्टेबिलिटी पे चलता है। प्रेडिक्टेबिलिटी से मेरा मतलब है कि मान लो कि मैंने एक ये पेन जो है मैंने उछाली, तो वो नीचे आएगी, मुझे पता है, क्योंकि ग्रेविटी काम करती है। मैंने अगर सांस भरी, तो मुझे पता है कि वो ऑक्सीजन मेरे अंदर जाएगा, देन आई विल बी डूइंग द होल रिस्पिरेशन। बट ये कहता है कि अगर ये प्रिडिक्टेबिलिटी आप यहाँ से हटा देते, ये फिक्स्ड लॉस ऑफ नेचर को अगर हम आप हटा देते हैं, तो ये जो हमको लगता है ना सेफगार्ड है जो हमारे अराउंड, ये हट जाता है, और एक बड़ा ही केओटिक एनवायरनमेंट हमारे अराउंड हो जाता है। कि वन डे लेट्स से कि हमारा जो है मैग्नेटिक जो फील्ड है अर्थ का, वो हट गया। अब वो हट गया, तो हमें लगता है, अरे यार किस तरीके की चीजें होंगी, क्या होगा। तो वो अनप्रिडिक्टेबल होने लगेगा, और जहां पे अनप्रिडिक्टेबिलिटी आती है, वहां पे हमारा दिमाग थोड़ा अजीब चलने लगता है, और एचपी लवक्राफ्ट के हिसाब से वो ही एक बहुत ही बढ़िया हॉरर होता है। ये तो एचपी लवक्राफ्ट का एक बहुत ही बढ़िया प्रेसिडेंट बताता है, पूरी सारी चीजें बताता है। अब इसके बेसिस पे आगे चलेगा। Decades later, मतलब दसियों साल बाद, this psychological imperative has found a democratic crowdsourced manifestation in the digital subculture of creepypasta। अब कहते हैं कि सालों बाद ये जो साइकोलॉजिकल जो आपका इम्पेरेटिव था, इसको एक आवाज मिल गई है, विच इज वेरी डेमोक्रेटिक। मतलब कि वो उसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। मतलब यूजुअली क्या होता है कि अगर आप कोई एक बुक लिखते हैं, तो वो एक एडिटर के पास जाता है, या फिर किसी पब्लिकेशन हाउस में जाता है, XYZ, उस उन सब जगहों पे जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई भी लिख सकता है। क्राउड सोर्स्ड है, मतलब कि कोई एक एक्सपीरियंस्ड राइटर नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी लिख सकता है, और कोई भी पोस्ट कर सकता है। ठीक है? मैनिफेस्टेशन इन द डिजिटल कल्चर ऑफ क्रीपी पास्ता।
अब क्रीपी पास्ता एक जो यहाँ पे एक तरीके की राइटिंग होती है उसको बोलते हैं। Now, instead of primeval campfire, modern consumers gather around the flickering luminescence of computer monitors. ये कहता है कि जिस हिसाब से हम लोग को हमेशा से कहा जाता है ना कि जो डरावनी कहानियां होती थी वो हम कहाँ पे सुनते थे बचपन में, या फिर हमारे माता पिता या फिर हमारे दादा दादी कहाँ सुनाते थे, वो जो आग के अराउंड सब लोग बैठ जाते थे, अंधेरे का एक अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट होता था, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी। अब धीरे-धीरे वो चीज़ चेंज हो गई है। वो कैम्पफायर की जगह अब हम कहाँ बैठते हैं? वो फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर्स, मतलब बेसिकली अपने कंप्यूटर या फिर अपने फ़ोन के बाहर हम लोग वो बैठ के वो सब सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बात कहता है, द स्टॉक ऑफ ऑथेंटिक अर्बन लेजेंड्स हैव बीन लार्जली एग्जॉस्टेड। The contemporary uncanny is industriously manufactured in bulk, representing a networked effort to deliver dread with a structural efficiency. अब इतने सालों का हमारा जो मिथ्स एंड माइथोलॉजीज है या जो अर्बन लेजेंड्स हैं, वो सब सारी चीजें एक पॉइंट पे आना ही था कि वो एग्जॉस्ट हो जाना था। पहले तो क्या था कि यार जितनी भी सारी चीज़ें होती थी वो वर्ड इंटरनेट था नहीं तो इतनी जल्दी नहीं फैलती थी। तो जो चीज़ें होती थी ये वर्ड टू वर्ड वाली, वर्ड ऑफ माउथ वाली चीज़ें होती थी, बहुत टाइम तक सस्टेन करती थी। बट अब धीरे-धीरे वो खत्म हो गई। अब क्या होता है इसकी जगह पे जो ये अनकैनी की एक जो फीलिंग है ये इंडस्ट्रियसली मैन्युफैक्चर होती है, मतलब बल्क में मैन्युफैक्चर होती है। जो चल गई, जो नहीं चली, नहीं चली। मतलब एवरीथिंग हैज़ बिकम कम डाउन टू अपवोट्स एंड डाउनवोट्स, मतलब या फिर आप लाइक करेंगे या तो आप डिसलाइक करेंगे, ये उसके ऊपर पूरा बेस हो गया है ना? अब क्रीपी पास्ता को एक्सप्लेन करता है। द टर्म क्रीपी पास्ता इटसेल्फ डिराइव्ड फ्रॉम कॉपी पास्ता। जो क्रीपी पास्ता वर्ड है वो किससे डिराइव किया गया है? कॉपी पास्ता से। अ जेनेरिक वर्नाकुलर फॉर अ टेक्सचुअल डाटा वाइडली replicated across forums flourishes within the leaderless digital ecosystems like 4chains and specialized wikis. अब ये जो क्रीपी पास्ता जो है वो कहाँ से आता है? कॉपी पास्ता से आता है। अभी जेनेरिक वर्नाकुलर मतलब जनरल लैंग्वेज में इसको अगर हम समझे तो ये क्या होता है, एक टेक्सचुअल डेटा होता है जिसको बहुत ही ज्यादा रेप्लिकेट किया जाता है, कॉपी पेस्ट किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरम्स में। अब ये बात आज से काफी साल पहले की बात कर रहा है क्योंकि फोर चैन्स और ये सब सारी चीजें अभी भी एग्जिस्ट करती है, बट इट हैज बिकम थोड़ा सा बैकवर्ड। ये सब सारी चीजें अब इंस्टाग्राम और ये जो यूट्यूब है इन सब सारी चीजों पे ज्यादा हो गई। तो और ये जो है, ये सब सारी चीज़ें यहीं पे फ्लरिश करती हैं विदिन लीडरलेस डिजिटल इकोसिस्टम। मतलब यहाँ पे कोई भी लीडर नहीं होता है, मतलब किसी प्रकार का एडिटर इन चीफ या फिर कोई नहीं होता है। एनीवन कैन कम एंड एनीवन कैन पेस्ट। तो 4chan और विकीज़ जो हैं, ये ये पब्लिक आपका प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जहाँ पे कोई भी जाके पोस्ट कर सकता है। The genre resembles traditional rumor in its sociological mechanisms. It is routinely circulated without authorial acknowledgement and cumulatively modified by disparate hands. अब ये जो इसका जो जॉनर है, ये ट्रेडिशनल र्यूमर को कहता है। ट्रेडिशनल र्यूमर्स जो होते हैं, उनको एक सोशियोलॉजिकल मैकेनिक्स को का फॉर्म देके सर्कुलेट किया जाता है। इसको एक मान लीजिए 4chan पे लिखा गया, अब उसको 4chan वालों ने ही एक फोरम से उठा के दूसरे फोरम में किसी ने पेस्ट कर दिया और उसमें उसने कुछ चीज़ें एडिट कर दी, मतलब हटा दी। उसको लगता था कि मतलब अगर मुझे मैंने ये कंपोनेंट इसको हटा दे तो और बेटर हो सकता है। हटा दिया और उसपे कुछ ऐड कर दिया। कोई भी इसको मतलब कि किसी भी तरीके से सेंट्रलाइज़ नहीं कर रहे, इट इज़ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड। कोई भी इसका फ़िल्टर आउट नहीं कर रहा है कि क्या पोस्ट होना चाहिए, क्या नहीं पोस्ट होना चाहिए। It is very decentralized. Now, this deliberate obfuscation of authorship aids to the suspension of disbelief, imbuing the narrative with an eerie provenance of having arisen from nowhere. अब बात ये होता है कि इसकी वजह से होता है कि ऑथरशिप आपका किसी भी प्रकार का उससे एडेड नहीं होता है। You know, if I read books, I am always going to have a bias. We humans tend to have that.
if someone is writing, if a name is associated with any kind of a writing, we supposed to have a bias, we supposed to have a uh, predictable kind of a nature. Now, when we remove this whole name wala thing from the narrative, now it becomes कि उसकी जो ओरिजिन स्टोरी होती है वो थोड़ी सी ओमनियस हो जाती है, थोड़ा सा डार्क शेड आ जाता है. अच्छा, we do not know who has written this, so we can definitely understand that it might be true, it might not be true. मतलब अगर मान लो कि मैंने क्रीपी पास्ता या 4chan पे डाल दिया कि एक अर्बन लेजेंड डाल दी और मैंने कहा कि यश शर्मा ने ये चीज लिखी, अगर वो लिखी थी तो एसोसिएशन हो जाएगी, हाँ यार सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट अगर मैंने नाम ही नहीं डाला, अननोन की तरह से डाला और वो अननोन सर्कुलेट होता गया, तो इट विल समवॉट बिकम एन अर्बन लेजेंड. मतलब कि इस चीज को इतना ज्यादा घुमाया जाना चाहिए, घुमाया गया कि वो लोग उस पे बिलीव करने लगे, वो एक सच्चाई बन गई, है ना? तो ये बात होता है, बट अगर उसपे नेम एसोसिएशन होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है? Paradoxically, the criterion for success within this creative matrix is a kind of egoistic oblivion. A winning piece is one that seamlessly integrates into digital folklore, its original creator disappearing entirely. कहता है कि अगर पैराडॉक्सिकली हम इस चीज को देखें तो इस पूरे नैरेटिव में, इस पूरे प्लेटफॉर्म में इस बात से सक्सेस माना जाता है कि अगर आपका जो राइटिंग जो आपने लिखी थी वो धीरे-धीरे इतनी ज़्यादा रेप्लिकेट होने लगी कि वो डिजिटल फ़ोकलोर में एक एकदम हो गया कि वो मतलब इट इज़ नो मोर अ राइटिंग, इट हैज़ बिकम एन अर्बन लेजेंड नाउ. और उसका जो ओरिजिनल वो कहाँ पे पोस्ट हुआ था, वो सब भूल जाए. तो ये इसी चीज़ से माना जाता है कि भई दिस हैज़ बिकम a very successful creepypasta. I mean, you can definitely go on internet and just search creepypasta, and there will be an n amount of stories that you will be having there to read. बहुत सारी stories होती है. I will definitely ask you all to check it out. In this respect, the phenomena brushes aside centuries of individualistic Gothic literature, returning shudder making its collective oral cultural roots. अब इस रिस्पेक्ट में जो सेंचुरीज का जो एक गॉथिक लिटरेचर था, वो किसी प्रकार से इट इज रिटर्निंग एंड इट इज शडर इन मेकिंग द कलेक्टिव, एंड धीरे धीरे जो है वो ओरल कल्चरल रूट्स में आपका हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है. ठीक है. Now, the structural taxonomy of a creepypasta varies widely, but it is most philosophically resonant iterations occurs when the medium explicitly infects the message. ये कहता है कि जो क्रीपीपास्ता का एक स्ट्रक्चर होता है, जो एक रिपीटेड चीज जो हम देखते हैं, वो बहुत सारी चीजों का होता है, बट एक कॉमन चीज होता है जिसपे हम देख सकते हैं कि जो उसका मीडियम ही होता है वो मैसेज को इन्फेक्ट कर दे. इसको आइए समझते हैं. This interactive subgenre frequently leverages corrupted hardware, haunted software, and compromised digital architecture. कहता है कि ये जो इंटरैक्टिव सबजॉनर होता है ना, ये किस चीज का लेवरेज उठाता है कि किस तरीके से हमारे डेली ऑब्जेक्ट्स का उठाता है. इसको हम इतना 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 ही समझते हैं. मतलब अगर हम क्रीपीपास्ता पढ़ रहे हैं तो हम ये लैपटॉप या फोन पे ही पढ़ रहे हैं. बट अगर मान लो कि वो क्रीपीपास्ता इसी बात पे है कि किस तरीके से एक क्रीपीपास्ता पढ़ने से वो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया, नाउ एन एंटिटी लिव्स इनसाइड इट. अब आप सोचो, एक ओमनियस टाइप की फीलिंग उससे नहीं होगी. तो ये वही कह रहा है. नाउ इन दीज नैरेटिव्स, Malignant interactivity breaches the fundamental man-machine boundary. Computers program people, and the network itself replicates Lovecraft's cosmic void, the unplumbed space haunted by demons. कहता है कि इस पूरे चीज में क्या होता है, जो फंडामेंटल मैन और मशीन की बाउंड्री होती है वो हटा दी जाती है. अब क्या होता है कि यूजुअली हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि सर्च दिस थिंग.
बट इसमें जब वो इन्फेक्ट हो जाता है तो वो हमको करता है कि डू दिस और आई एम गोइंग टू किल यू और आई एम गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस। ऐसी ऐसी चीजें करने लगता है। और जो नेटवर्क होता है वो धीरे धीरे जो पूरा जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, क्योंकि अगर लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि एक क्रीपी पास्ता को ही पढ़ने से ही और कंप्यूटर कैन बिकम इन्फेक्टेड और आपके अंदर वो एंटिटी आ सकती है। तो वो एक पे तो है नहीं, वो पूरे नेटवर्क पे फैल सकता है। वो जो नेटवर्क है वो एक्चुअली में वो लवक्राफ्ट का जो एक वॉइड, जो कॉस्मिक वॉइड हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, वो बन जाता है। मतलब नाउ वी डू नॉट नो व्हिच लिंक इफ वी क्लिक वी कैन बी आवर सिस्टम्स कैन बी पोजेस्ड बाय डीमंस। अब ये एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे हॉरर खेल लेता है। Now, the psychological efficacy of these tropes suggests a profound generational anxiety regarding our saturation in digital media. A demographic that grew up immersed in virtual environment is now collectively interrogating insiders latent efforts of that immersion in adult psyche। अभी क्या होता है, ये इसलिए भी रिलेटेबल होता है क्योंकि हम बचपन से आज तक हम जो हैं एक ऐसी जनरेशन में पैदा हुए और पले बड़े जहाँ पे डिजिटल मीडिया बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ रहा था और हम इसको बड़ा ही टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट जब हम इतना ज़्यादा इस पे फँसे हुए हैं और अगर उसमें ही हमको बोल दिया जाए और एक कहानी बन के आ जाए कि यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस लिंक और इफ यू आर गोइंग टू रीड दिस क्रीपी पास्ता योर फोन और योर कंप्यूटर और योर टीवी, योर लैपटॉप, एनीथिंग इज गोइंग टू बी पॉसेस्ड। तो वो एक तरीके का नया नैरेटिव हमारे सामने आ जाता है। नाउ इट एड्स टू दिस। Furthermore, in this digital folklore systematically scratches the unspoken covenant made between children and adults। मतलब कि ये जो होता है डिजिटल फोकलोर का ये जो सिस्टम है, ये एक जो अनस्पोकन कॉवेनेंट, मतलब कि जो एक अनस्पोकन बॉन्ड जो बनाया गया था चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स में, उसको भी थोड़ा सा चैलेंज करता है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। In an idealized development trajectory, the horrors surrounding childhood are suppressed, discovered only as one approaches maturity। क्या होता है कि जैसे बच्चा और जो एडल्ट के बीच में एक क्या अनसेड पैक्ट होता है, वो ये होता है कि till the child reaches a point in their life, they are not shown things that are not meant for them। जैसे कि किसी प्रकार की डरावनी पिक्चर that is only meant for people above the 18-year age or any type of content which may harm the developmental and cognitive things of a child। तो इस पूरी चीज को क्रीपीपास्ता जो है चैलेंज कर देता है। कैसे? Creepypasta subverts this safeguard by retroactively exposing the latent terrors within mundane childhood artifacts, such as suppressed episodes of animated television shows or cursed video game cartridges। क्रीपीपास्ता क्या करता है, इस पूरे नैरेटिव को सबवर्ट कर देता है बाय रेट्रोएक्टिवली एक्सपोजिंग। रेट्रोएक्टिवली की मतलब कि आपको वो फोर्स करता है देखने के लिए कि ये आज से नहीं एग्जिस्ट करता, ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है। और ये जो टेरर्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, मंडेन चाइल्डहुड आर्टिफैक्ट्स में, मतलब कि बहुत ही बेसिक और जो कि सबके पास होते हैं उसमें एग्जिस्ट करता है। मंडेन का मतलब नथिंग स्पेशल, जैसे कि सप्रेस्ड एपिसोड्स ऑफ एनिमेटेड टेलीविजन शोज, मतलब जो कार्टून शोज की, मतलब एक आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक किसी देयर वाज दिस वन एपिसोड ऑफ दिस स्पेसिफिक कार्टून दैट इफ यू वॉच्ड some demon would come to your home, or no one has ever completed watching this टीवी सीरीज, ऐसा कुछ वो हो जाता है। या फिर एक वीडियो गेम कार्ट्रिज जो कि सर्कुलेट होता है कि इफ यू देयर इज एन अर्बन लेजेंड कि अगर हमारे पास एक वीडियो गेम कार्ट्रिज है, वो अगर आपके पास होता है तो आपके साथ 7 दिन में कुछ हो जाएगा। तो वीडियो गेम कार्ट्रिज तो किसी के पास भी जा सकता है। तो एक वो सेंस ऑफ ये आ जाता है कि यार हमेशा से था ये तो सारी चीजें। Now, this reveals a retroactive realization that frightful forces were operating all along। तो मतलब कहता है कि
इससे हमारे अंदर एक फीलिंग जनरेट होती है कि जो ये फ्राइटफुल फोर्सेस थी, ये हमेशा से थी, हम बस बच गए। नो जैसे कि अगर आप बड़े होके भी पढ़ते हो या फिर अगर आप बचपन में ही पढ़ रहे हो, अगर मान लो कि आपको कंप्यूटर मतलब कोई एनिमेटेड टीवी सीरीज़ेज़ देखना पसंद है या फिर कोई वीडियो गेम पसंद है और आप ये वाला क्रीपीपास्ता पढ़ते हो तो आपको रियलाइज़ होता है, ओह! ऐसा भी होता है, मतलब कि ऑल अलोंग आई वाज़ वाचिंग दिस स्पेसिफिक कार्टून एंड यहाँ पे इसमें अगर मैंने गलती से भी ये वाला एपिसोड देख लिया होता तब तो मेरे साथ गलत हो जाता। या फिर मैं तो ये मारियो वाला गेम बहुत सालों से खेलता आ रहा हूँ, अगर मैंने ये चीज़ ये वाला लेवल अगर गलती से उसका एक्सेस कर दिया होता, तब तो मेरे साथ गलत हो जाता। तो एक वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है और यहीं पे क्रीपीपास्ता सक्सेस हो जाता है। On a broader scale, our daily utilization of network systems is inherently colored by anxieties regarding viral infection, identity theft, and predatory surveillance. By recreationally engaging with stories where digital entities breach the terminal firewall between the central processing unit यहाँ पे computer हो गया, and the operator, society attempts to externalize and process these abstract systematic threats. The fittest narratives survive an unforgiving Darwinian internet era filtered by community curation map and the contours of modern fear. ये कहता है कि अगर ब्रॉडर स्केल पे हम देखें तो ये जो नेटवर्क सिस्टम्स हैं ये किस पे चल रहे हैं? हमारे एंग्ज़ायटीज़ पे चल रहे हैं। अगर हम जैसे कि देखते हैं कि कौन-सा क्रीपीपास्ता चल रहा है। अगर जैसे मान लो कि एक क्रीपीपास्ता हज़ारों क्रीपीपास्ता रोज़ लिखे जा रहे हैं। मान लो लेट्स से 10 क्रीपीपास्ता रोज़ लिखे जा रहे हैं, बट द क्रीपीपास्ता सराउंडिंग द एआई इज़ गेटिंग मच अटेंशन। तो हमको ये समझ में आता है कि अच्छा, पीपल आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट एआई। तो ये यही इसी पे बात करता है कि किस तरीके से कि हम इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि जो क्रीपीपास्ताज़ चलते हुए आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, उनको उनसे हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये एंग्ज़ायटीज़ जो हैं, इंसानों के अंदर एग्ज़िस्ट करती हैं। Now, ultimately, creepypasta serves as an essential sociological utility. It provides an empirical network datasets of contemporary existential anxiety, emulating how internet learns to codify our collective psychological vulnerability. As I said, कि जब हम इन सब सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि किन चीज़ों से हमारी एंग्ज़ायटी ट्रिगर होती है, किन से नहीं होती है। जिसके साथ भी हम एक बढ़िया-सा एक डेटा सेट बना सकते हैं। राइट? सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई विल ट्राई टू bring more lectures on RCs, parajumbles, reading comprehension, so and so and so सब पे मैं लाने का ट्राई करूँगा। बस ये 1 हफ्ता मेरा थोड़ी तबीयत खराब थी एंड आई वाज़ ट्रैवलिंग एंड दैट इज़ व्हाई आई कुडन्ट पोस्ट मच, बट आई विल ट्राई टू बी very much active and post as much content as possible. So yeah, so this was Yash from Aptigrid and see you in the next lecture.